हम भारतीयों के लिए एक बैड न्यूज है। परदेश में कई साल से जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी होने वाली है। जी हां, यमन में उसे फांसी दिए जाने की तारीख सामने आ चुकी है। फैमिली और उसके वेल विशर को भारत सरकार से मदद की एक आखिरी उम्मीद है, लेकिन वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। सरकार ने अब तक जो मदद की वो अच्छी है, लेकिन अब जो वक्त बहुत ही कम रह गया तो ये मामला अब सिर्फ इंसान की जिंदगी का नहीं बल्कि इंसाफ, ह्यूमैनिटी और भारत के डिप्लोमेटिक रोल का बन चुका है। सबसे पहले आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं नर्स निमिषा के यमन पहुंचने और मेहदी की हत्या के मामले की टाइमलाइन के बारे में। 2008 में केरल की 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में नर्स की उनको नौकरी मिली और 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई। कोची के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों ही यमन आ गए। थॉमस को इलेक्ट्रिशियन के असिस्टेंट की जॉब मिली। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया। 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोची लौट गए। निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब को छोड़कर क्लिनिक छोड़ने का डिसीजन लिया। यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। निमिषा की मुलाकात कपड़े के दुकानदार चलाने वाले मेहदी से होती है। मेहदी की पत्नी की डिलीवरी भी इसी ने करवाई और इसके बाद जनवरी 2015 में निमिषा अपनी बेटी मिशाल से मिलने भारत आती है और मेहदी भी निमिषा के साथ भारत आया। और इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर को चुरा लिया। मेहदी ने इस तस्वीर में छेड़छाड़ करते हुए खुद को निमिषा का पति होने का दावा किया। उधर अपने क्लिनिक को शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों से 50 लाख रुपए जुटाए और निमिषा ने यमन पहुंचकर क्लिनिक को शुरू किया। इसके बाद निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम को शुरू किया, लेकिन मार्च में यमन में गृह युद्ध छिड़ गया और निमिषा के पति और बेटी यमन नहीं आ पाए। भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत को शुरू किया और यह ऑपरेशन अप्रैल मई 2015 तक चला। 4600 भारतीयों और 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला गया। सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौट पाई। इसके बाद 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू किया। मेहदी ने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया और जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। निमिषा ने पुलिस में मेहदी की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उल्टा पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिनों की हिरासत में ले लिया। मेहदी ने एडिटेड फोटो को दिखाकर निमिषा का पति होने का दावा किया। मेहदी जो निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था और मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। मेहदी ने न केवल पासपोर्ट को जब्त कर लिया बल्कि निमिषा की कमाई पर अधिकार भी जताने लगा और यह नशे का इस्तेमाल कर निमिषा को नियंत्रण में भी रखता था। और इसी पीड़ा से निकलने के लिए निमिषा ने तलाल को नींद की दवा देकर बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन यह ओवरडोज बन गई और मेहदी की मौत हो गई। यमन की अदालत ने इस मामले को हत्या करार देते हुए निमिषा को मौत की सजा सुना दी है और आज की हमारी चर्चा भी इसी पर होगी। आखिर कैसे बच पाएगी निमिषा प्रिया? मां ने क्राउड फंडिंग से जो पैसे हैं उसे जुटाने का काम जो किया है, लेकिन अब किस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है, इस खबर पर
चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ेंगे, समाज सेवी भी जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार भी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़ेंगे। उनसे समझना चाहेंगे आखिर क्या ऐसा काम हो जाए कि तुरंत बच जाए यमन में भारत की नर्स की जान। क्या ब्लड मनी से बच पाएगी निमिषा प्रिया? मां ने क्राउड फंडिंग से पैसे भी जुटाए हैं। भारत सरकार फांसी को रोकने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। भारत सरकार नजर आ रही है मुस्तैद, लेकिन ये जो मुहिम चल रही है उसमें सवाल है क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे जिंदा भारत लौट पाए निमिषा प्रिया। तो आज का हमारा सवाल ये है, क्या जिंदा भारत लौट पाएगी निमिषा प्रिया? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमानों से भी हम समझेंगे कि आखिर कोशिश जो है वो क्या बचाने की हो सकती है जिससे कि निमिषा प्रिया की जान बच जाए और निमिषा प्रिया जो कि यमन में है, भारत की नर्स, वो भारत जिंदा लौट पाए। क्या ब्लड मनी से निमिषा प्रिया बच पाएगी? वो कौन से ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिससे निमिषा प्रिया की जान को बचाया जा सकता है? केरल से लेकर यमन तक ये मुहिम चल रही है और ANB न्यूज़ भी इस मुहिम का हिस्सा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तपोष पाल, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता दिप्रिया स्नेही, समाज सेवी निकी डबास और विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह। सबसे पहला सवाल मेरा दिप्रिया स्नेही से रहेगा। मामले से आप तमाम पैनल के लोग अवगत होंगे। निमिषा प्रिया की कहानी केवल एक अपराध की नहीं, एक महिला की पीड़ा, संघर्ष और आत्मरक्षा की कोशिशों की भी कहानी है। सवाल यह उठता है, क्या उसकी नीयत हत्या की थी या फिर वो सताई हुई महिला द्वारा अपनी आजादी को पाने की आखिरी कोशिश थी? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता दिप्रिया स्नेही जी आपसे रहेगा। भारत की जनता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और निमिषा का परिवार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं और भारत सरकार से आखिरी कोशिश की उम्मीद लगाए बैठा है। अभी भी ब्लड मनी के जरिए समझौते की उम्मीद बाकी है, लेकिन समय जो है वो तेजी से निकलता जा रहा। निमिषा प्रिया के लिए केरल से लेकर यमन तक मुहिम चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या जिंदा भारत लौट पाएगी निमिषा प्रिया? फांसी की तारीख है मुकर्रर, उम्मीद है अब भी बाकी। आखिर कैसे बचेगी भारत की बेटी? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिएगा। जी। जी। आज की सिचुएशन में देखा जाए तो सबसे पहला रास्ता हमारे पास आज दियात यानी कि ब्लड मनी ही बचता है, जैसा कि आपने बताया। जब भी यमन में कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें कि उन्होंने किसी दूसरे पर्सन की जान ली है या कुछ और ऐसा कार्य करा है, तो वहां पर दो तरीके के रास्ते होते हैं। या तो किसास, जैसे कि प्रतिशोध लिया जाए, दूसरा होता है दियात और ब्लड मनी। तो बातें हुई हैं, विक्टिम की फैमिली के साथ बात करने की कोशिश करी है। यहाँ से पाइपलाइन क्रिएट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बात करने की कोशिश करी है। जो इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल क्रिएट करी गई थी निमिषा प्रिया को बचाने के लिए, उनके लॉयर रिप्रेजेंट जो थे उन्होंने भी बात आगे करी थी। जी। इस ही मुहिम के तहत 8.5 करोड़ भी कलेक्ट करे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो नेगोशिएशन टेबल पे बैठकर बात होनी चाहिए थी विक्टिम फैमिली से, उनका हाँ या ना, वो इसे स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, वो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं आई है कि उनकी तरफ से कहना क्या है। क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई स्वीकार्यता नहीं है।
लेकिन अगर हम जिस जो हमने पाइपलाइन क्रिएट करी है, हम्म। हम उसको आगे बढ़ाएं, उसमें हम्म। आगे बातें करें, तो ये जो ब्लड मनी है जो एक मुआवजे के फॉर्म में दिया जा सकता है विक्टिम की फैमिली को, हम्म। इससे आज के टाइम में कुछ बात बन सकती है। हम्म। ठीक है। क्योंकि ये ब्लड मनी कहीं डिफाइन नहीं है जी जी। कि आपको कितना अमाउंट देना है, कितना नहीं देना है। हम्म। तो जो बात बनेगी वो दूसरी पार्टी के साथ बैठकर हम्म। ही बन सकती है, उसके अलावा और कोई आज की तारीख में सल्यूशन नहीं है। ठीक है। निकी डबास, समाज सेवी, आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए मैम, हो जाए बस एक काम कि तुरंत बच जाए यमन की नर्स की जान। निमिषा प्रिया की मां ने क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाए। भारत सरकार फांसी को रोकने की कोशिश में लगी है। क्या लगता है, ब्लड मनी से क्या निमिषा प्रिया की जान बच पाएगी? देखिए, तात्कालिक कानूनों के आधार पर अगर हम यमन के कानूनों की बात करें तो ब्लड मनी एक सोल्यूशन हो सकता है, और आज हम्म। की डेट में वही एक सोल्यूशन है। लेकिन देखा जाए तो यमन की सरकार को अपने कानूनों पर एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। हम्म। जो व्यक्ति शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, उस नर्स के साथ शारीरिक उत्पीड़न करता है, हम्म। उसके जबरन पासपोर्ट को हथिया लेता है और जी। उसे वापस जाने से मना करता है, हम्म। उसकी इनकम पर भी दावा करता है, जी। तो उस नर्स के साथ तो जीते जी उत्पीड़न हो रहा था, बिल्कुल। उसको उसके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। उसकी जगह कोई भी महिला होगी तो वो कोई भी तिकड़म लगा के अपने आप को वहां से आजाद करने की सोचेगी। हम्म। तो ये एक बार यमन की सरकार को भी अपने हम्म। कानूनों को ध्यान में रखना चाहिए। और जिन राष्ट्रपति जी ने ये फरमान सुनाया है कि उनको फांसी दे दी जाए, भारत की नर्स को फांसी दे दी जाए, ये किस आधार पे उन्होंने बोला है? क्या उन्होंने एक बार भी मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया? तो हम्म। ठीक है, समाज सेवी कह लो, ठीक है, एडवोकेट कह लो, ये इन चीजों पे हर एक इंसान को हम्म। एक बार तो सोचना पड़ेगा कि उस व्यक्ति विशेष ने किन परिस्थितियों में उस हम्म। जिनकी हत्या का फरमान सुनाया गया है कि उनकी हत्या हुई है, एक बार देखे तो सही कि वो हत्या थी या बेहोश करके सिर्फ अपना पासपोर्ट लेने का प्रयास किया गया था। हम्म। ठीक है। और जहां तक केस स्टडी कहती है कि जी। एयरपोर्ट से प्रशासन ने उस महिला को, निमिषा को पकड़ा है, हम्म। तो ये साफ जाहिर करता है कि निमिषा का उद्देश्य सिर्फ यमन से आजाद होने का था, हम्म। उसकी हत्या का मकसद उसका नहीं था। हम्म। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तपोष पाल जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा। यमन इस वक्त हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। यमन में इस वक्त फांसी एक ही तरीके से दी जाती है, और वो है दोषी को गोली मारना। यमन के कानून में पत्थर मारना, सरेआम फांसी पर लटकाना और सिर कलम करना यह भी मान्य है। केरला की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में कैसे बचाएगी मोदी गवर्नमेंट? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भारत की इस बेटी को बचाया जा सके, जिसने विदेश में एक संघर्ष करके एक क्लिनिक खड़ा किया और उत्पीड़न की शिकार भी बनी वो। हम्म। तो हमारी सरकार ने, आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि ऑपरेशन राहत के तहत 4,600 भारतीयों को वापस लेके आए थे हम लोग। हम्म। और उस समय ये नहीं आई थी, शायद इन्होंने आना स्वीकार नहीं किया था, ऐसा कुछ जानकारी थी। लेकिन जिस तरीके की अभी मानवीय आधार पे वो फंसी है, अब एक भारतीय नारी को मौत से बचाना ये हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। बीजेपी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, कूटनीतिक, न्याय और करुणा के आधार पर जो भी मार्ग अपनाया जा सकेगा, हूतियों से किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से आगे इस चीजों को लेके जाना है। ब्लड मनी की चर्चा हो रही है कि ब्लड मनी के तहत अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मानवीय आधार पे किस तरीके से उनको स्वीकार कराया जाए। हम्म। तो भारत सरकार हमें हर तरीके से कूटनीतिक तौर पे और मानवीयता के आधार पर पूरी हम्म। कोशिश करेगी कि हम इसमें सफल रहें हम्म। और एक भारतीय महिला को जीवन दान दिया जा सके। हम्म। और भारत की जो एक छवि रही है कि हमेशा भारतीयों के लिए खड़े हैं, हम्म।
और किसी भी स्थिति में उनसे भारतीयों को वापस लाना, वैसे सिचुएशन से खड़े रहना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रही है, वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, पूरे विश्व में। तो ये भी एक एबनॉर्मल सिचुएशन है कि जहाँ पे हूती है और एक महिला है और इस तरीके की सिचुएशन है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट इट डन। ठीक है, हम देखते चाहते हैं हैं कहाँ ये तक हम कोशिश सफलता रंग मिलती भी है। लाए। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी हो सकती है। पेशे से नर्स निमिषा एक यमन नागरिक की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। यमन में फांसी बेहद ही भयानक तरीके से दी जाती है और दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सजा के अमानवीय तरीकों को लेकर यमन की आलोचना भी करते रहते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, निमिषा प्रिया की फांसी की सजा क्या सही है? देखिए, आपने पूरी स्थिति अच्छी तरह स्पष्ट की है कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, और उसके बाद अगर हम पूरी स्थिति को समझेंगे तो इसके अलग अलग पक्ष हैं। एक तो कानूनी पक्ष है, वहाँ के यमन के क्या कानून हैं, उन कानूनों के तहत क्या हो सकता है, और उन कानूनों के तहत किस रूप में वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको सजा सुनाई है फांसी की, या उसको कैसे ब्लड मनी में कन्वर्ट किया जाए। ये तो कानूनी पक्ष है। दूसरा है मानवीय पक्ष, क्योंकि आज के सभ्य समाज में इस तरह की घटना होती है और उसमें इस तरह की सजा दी जाती है, क्या वो स्वीकार्य है। तीसरा है कि यमन की जो आंतरिक राजनीतिक स्थिति है उसमें बहुत ही अनिश्चितता है, और वहाँ पे जिस तरह का संकट है, आर्थिक है, खाने का है, मानवीय है, कोई स्पष्टता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति है। तो अब नमिषा को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, भारत का विदेश मंत्रालय या भारत का मिशन अपने सभी प्रशासनिक लेवल पे कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो इसके लिए प्रयास हो सकता है कि यमन के राष्ट्रपति से हमारी सरकार, विदेश मंत्रालय नहीं, हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बातचीत करें, जिससे इस तरह की घटना है किन परिस्थितियों में हुई और उसको पूरी तरीके से दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, दोबारा जुडिशियल प्रोसेस शुरू करवाई जाए, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका कुछ हो सकती है तो उसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें भारत को लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किस तरह से निमिषा को बचाया जा सकता है इसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हमें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उच्च राजनीतिक स्तर पर ऐसा प्रयास होगा कि उसको किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया चली, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो मानवीय आधार पे पर्याप्त और सही दिशा में नहीं है। तो इस केस को दोबारा शुरू करके और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की देखरेख में अगर किया जाता है तो निमिषा को बचाया जा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है जिसका कि भारत ने पहले प्रयास किया है। कतर में वो इस तरह का केस नहीं था, डिफरेंट केस था, लेकिन उसमें उच्च राजनीतिक स्तर पर प्रयास हुए थे। कतर में एक केस था 5-6 भारतीयों का। तो उस तरह का कुछ राजनीतिक स्तर पर कोई भारत सरकार प्रयास करे तो बच सकती है। प्रशासनिक स्तर तक मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। न मानव अधिकार संगठन कोई बहुत ज्यादा प्रेशर बना पाएंगे, लेकिन इस सब का मिला जुला प्रयास होगा, उससे निमिषा को बचाया जा सकता है। जी सर। ठीक है, दिप्रिया स्नेही जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, अरसे से गृह युद्ध से जूझ रहे यमन में भारत की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। यमनी नागरिक, क्या लगता है, तलाल महदी की हत्या में दोषी करार निमिषा को बचाने की कोशिशें जो है वो अब तक नाकाम होती साबित क्यों दिखाई दे रही? उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि येमेन शरिया लॉ से गवर्न्ड है, जो उनका अपना रिलीजन बेस्ड लॉ है।
अगर आप इंटरनेशनली लॉ पढ़ेंगे तो और इंडिया में भी सिचुएशन ये है कि कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड जो है वो जब दिया जाता है जब वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो। जी। दुर्लभ से भी दुर्लभ केसेस में आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। इंडिया में और दो प्रिंसिपल्स लगते हैं जो कहता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी क्रिमिनल का केस प्रूव होना चाहिए। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब है युक्ति युक्त संदेह से परे। वो संदेह ही नहीं रहना चाहिए, वहां पे कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए। जैसा कि निकी जी ने अभी बताया कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड है उसका वो एक्ट करना। ये प्रेसिडेंट को, उनका जो कोर्ट है, उनको एग्जामिन करा जाना चाहिए था। इंटरनेशनली भी ये रिकॉग्नाइज्ड है कि जहां भी ऐसा लगता है कि दोषी को कहीं भी किसी भी तरह की परिस्थितियां दिखाकर या ये बताकर कि उसे बुरा लगा है जो उसने एक्ट करा है उसके लिए, वहां पे उन परिस्थितियों को कंसिडर करते हुए जो उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है उससे हटकर कोई और कम दंड दिया जा सकता है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन वगैरह जगहों पर तो मृत्यु दंड बिल्कुल बैन है जी। बट चाइना और गल्फ स्टेट्स में मृत्यु दंड आज भी उन्हीं दरों पर बढ़ता जा रहा है। जी। ठीक तो है। रीजन यही रहा है कि उनका अपना पर्सनल लॉ है। ठीक है। निकी डबा, समाज सेवी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा। मैम, निमिषा की मां जो कोची में डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करती है, उसने केस लड़ने के लिए अपना घर तक बेच दिया। सरकार ने अब तक जो मदद की है वो अच्छी है, लेकिन अब जो वक्त कम रह गया, ये मामला सिर्फ एक इंसान की जिंदगी का नहीं बल्कि जस्टिस, ह्यूमैनिटी और भारत के डिप्लोमेटिक रोल का बन गया है। सरकार और समाज से क्या आखिरी उम्मीद लगाई जा सकती है मैम? म्यूट किया हुआ है आपने, अनम्यूट कर दीजिएगा। जी। आपके चैनल ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि समाज के सामने एक ऐसे केस को ला दिया है जहां महिलाओं का उत्पीड़न इस स्तर तक होता है कि वो किसी भी हद तक जाकर अपने आप को वहां से छुड़ा के भागने की कोशिश करती हैं। निमिषा के साथ भी तो वही हुआ है। जी। और अरेबियन कंट्रीज के ज्यादातर अगर आप रूल देखेंगे, अगर आपको उनके देश में जाकर कोई भी बिजनेस करना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी बिजनेस करना है, तो वहाँ के लोकल पर्सनल को आपको बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तभी आपको वहाँ की कंट्री में बिजनेस एस्टैब्लिश करने के परमिशंस मिलेंगे। और ऐसी कई लड़कियों को मैं जानती हूँ जो कई बार एनजीओ के लेटर मांगती हैं, कई बार सरकार से अप्रूवल मांगते हैं और उनके ओरिजिनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उनके एक्सपीरियंस लेटर्स वहां पे सबमिट कर लिए जाते हैं। और जो जिस पार्टनर के साथ वहां पे बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, वो पार्टनर भी कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेता है। जैसे कि अभी निमिषा के केस में क्या हुआ कि वहां पे जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और वो पासपोर्ट दे ही नहीं रहा था। निमिषा की तस्वीर जो उसके हस्बैंड के साथ थी, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसने अपनी तस्वीर लगाकर उसको अपनी वाइफ दिखा रहा है, उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। तो इस तरह का महिलाओं के साथ होने वाला उत्पीड़न ये इकलौता केस नहीं है। मेरे संज्ञान में इससे पहले भी कई केस आ चुके हैं, लेकिन आज हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि यमन की सरकार को एक संज्ञान हमारी सरकार सख्त शब्दों में दे कि इस केस की प्रॉपर स्टडी हो, एक बार अपने जो डिसीजन को दोबारा रिव्यू करें ताकि देखें महिला की गलती कितनी है जी। और उस गलती के आधार पर, उस गुनाह के आधार पर उनको सजा दी जाए। उसने इंटेंशनली हत्या नहीं की है, वो उत्पीड़क थी, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था और एक इंसान को गुलाम बनाकर, अपनी बीवी बनाकर रखने का प्रयास किया जा रहा था। उसकी कमाई पर भी दावा किया जा रहा था और उसे आजादी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर वो बेहोशी की दवाई देकर वहां से अपना पासपोर्ट चुरा के भागने का प्रयास करती है, दुनिया की कौन सी लड़की है जो ऐसा नहीं करेगी जी। कोई भी लड़की यही करेगी। एक बार यमन की सरकार को अपने कानून, अपने निर्णय पर संज्ञान लेने, उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। ठीक है।
तपोषपाल जी, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो प्रयास तो कर रही है, ये मामला अब कोर्ट के प्रोसेस पर डिपेंड नहीं है। फाइनल डिसीजन यमन में मृतक के परिजन और डिप्लोमैटिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और अब वक्त बहुत कम बचा है सर। अगर ब्लड मनी समझौता या इंडियन गवर्नमेंट का हाई लेवल इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो 16 जुलाई को मौत की सजा लागू हो सकती है। ऐसा क्या समझौता किया जा सकता है जिससे यह फांसी टल सकती है? देखिए, भारत की जो सरकार है वो इसमें बहुत निपुण है, और स्पेशली जब मोदी जी आए तो उसके बाद से इस तरीके की जो सिचुएशंस में फंसे हुए लोग हैं उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, वो अभी पहली बार नहीं हुआ है। इराक में फंसे भारतीय मजदूर 2014 में 46 नसों को आईसिस के कब्जे से छुड़ाया गया था। लीबिया में 2015 की घटना मैं बता रहा हूँ, युद्ध प्रभावित क्षेत्र से 1000 प्लस नागरिकों को निकाला गया था। यूक्रेन में मेडिकल छात्रों की वापसी कराई गई थी, वो तो चर्चा में रही है, रिसेंट घटना है, सभी को याद होगा। और सऊदी अरेबिया में फंसे श्रमिकों को भोजन और मदद पहुंचाई गई थी 2016 में, वो सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में किया गया था। देखिए, ऑपरेशन राहत यमन 2015 4600 प्लस लोगों को हमने बचाया। ऑपरेशन मैटी नेपाल में 2015 5000 प्लस लोगों को, जब वहां भूकंप आया था उस समय की बात बता रहा हूँ। वंदे भारत मिशन 2020-2021 1.1 करोड़ प्लस पीपल वी हैव सेव्ड। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ये तो बहुत चर्चित रहा है, 2021 की घटना है, 800 प्लस लोगों को हमने बचाया था। और ऑपरेशन कावेरी सूडान में, सूडान आपको मालूम है दोनों गुटों में काफी संघर्ष है, उसमें भी हमने 3800 भारतीयों को बचाया था। देखिए, सबसे यूनिक चीज क्या है हमारे गवर्नमेंट की, भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद से, कि जब भी इस तरीके की कोई बातें आती है, ऑपरेशन की विशिष्टता मैं बता रहा हूं कि तीव्र निर्णय और त्वरित क्रियान्वयन वो करते हैं हम तीनों सेनाएं, थल जल वायु, इसमें कुशल समन्वय के साथ हम उतरते हैं। विदेशी मंत्रालय और दूतावासों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो निमिषा प्रिया की ये जो कहानी है केवल एक अपराध की नहीं है, बल्कि महिला की पीड़ा, संघर्ष और आत्मरक्षा की कोशिशों की कहानी है। इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपूर्व, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रूट की सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फांसी की तारीख मुकर्रर है और उम्मीद अब भी बाकी है। आखिर कैसे बचेगी भारत की बेटी, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, यमन के इस्लामिक कानून व्यवस्था जिसे शरिया कहा जाता है, उसके तहत अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद पीड़ित परिवार से बची है। वो चाहे तो ब्लड मनी लेकर माफी दे सकता है, लेकिन यह भी बात आई थी कि कबायली नेताओं से मध्यस्थता की बातचीत के लिए पैसे नहीं जुटाए जा सके। पैसे नहीं दे पाने के कारण बातचीत जो है वो रुक गई। क्या लगता है, अगर बातचीत जारी रहती तो निमिषा अब तक रिहा हो गई होती और यह बातचीत भारत सरकार की तरफ से भी हुई होती? अगर देखिए, आपने दो बातें कही हैं कि नमिसा को एक तरफ फांसी देने का फरमान जारी कर दिया गया है, 16 जुलाई को फांसी हुई। दूसरा, ब्लड मनी देके उनको छोड़ने का है। इसके अलावा जो प्रयास हो सकते हैं, अभी तपोस पाल जी ने कहा कि भारत सरकार का बहुत से ऐसे मुद्दे आए हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं आई हैं, उसमें ये नहीं है कि ऐसी ही है, लेकिन अलग अलग भारतीयों को जहाँ संकट आया है, भारत सरकार का एक प्रोएक्टिव दृष्टिकोण रहा है और मानवीय आधार पे भारत ने केवल अपने नागरिकों को नहीं, दूसरे पड़ोसी छोटे देश के जो नागरिक हैं उनको भी बचाने का प्रयास किया संकट में। ये जो वर्तमान संकट है, इसके लिए तपोस पाल जी से पहले मैडम ने यह कहा कि पूरे केस को रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि यमन की जो कानून व्यवस्था है वो आधुनिक समय के 21वीं सदी के अनुरूप नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से, दूसरे सभ्य देशों की कानून की दृष्टि से कुछ समन्वय की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन वो तभी हो सकती है जब राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पे कुछ हस्तक्षेप हो, क्योंकि प्रशासनिक लेवल पे इतना नहीं हो सकता कि उसकी फांसी को बदला जा सके या ब्लड मनी इतनी ज्यादा इकट्ठी किया जा सके। तो राजनीतिक हस्तक्षेप किस रूप में हो सकता है, वो भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति से बातचीत करें। प्रशासनिक स्तर पे तो ऑलरेडी प्रयास हमारा विदेश मंत्रालय कर रहा है, वो तो एक्टिव है, लेकिन अभी सवाल यह है कि उसको 16 तारीख से पहले किस रूप में बचाया जाए। तो इसके लिए एक हस्तक्षेप ये हो सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से अपील कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल से अपील कर सकता है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि जो यमन का कानून है वो ऐसा दकियानुसी कानून है कि वो आज के सभ्य समाज के लायक नहीं है। तो पूरा कानून तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक विशिष्ट केस में इसका, जैसे तपोस पाल जी से पहले मैडम ने कहा था, पूरे केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए, री एग्जामिन किया जाए कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। क्या उन परिस्थितियों में कोई भी ह्यूमन बीइंग होता या विशेष रूप से महिला होती तो क्या कर सकती थी। तो इसको पूरे को री इन्वेस्टिगेशन के लिए खुलवा कर भारत मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 संस्थाओं, इंटरनेशनल कोर्ट और मानव अधिकार काउंसिल है, उनके द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यमन के राष्ट्रपति से बातचीत करें और फिर से इस केस का एग्जामिन करवाएं, और वही एक बचाने का रास्ता है। मुझे लगता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन समस्या एक दूसरी आएगी, यमन में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति है, तो ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में वहाँ के नेता या वहाँ के राष्ट्रपति कोई फर्म एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, क्योंकि जिस तरह का वहाँ राजनीतिक अस्थायित्व है, मानवीय संकट है, लगभग 5 मिलियन के करीब लोग तो भूख से तड़प रहे हैं वहाँ, ऐसा हालात है। तो इस तरह की जो अनिश्चितता वाली राजनीति है उसमें वहाँ के राष्ट्रपति पे दबाव कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि अगर सरकार की निश्चितता हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, तो वहाँ कुछ ज्यादा गुंजाइश होती है। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को राजनीतिक लेवल पे कुछ करना चाहिए। केवल प्रशासनिक स्तर पे अगर प्रयास हम कर रखेंगे तो हम नहीं बचा पाएंगे निमिषा को। जी सर। ठीक है, ठीक है। दिप्रिया स्नेही जी, देखिए मैम, माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि फांसी की खबर से
निमिषा के फैमिली में चिंता और पीड़ा है और भारत सरकार को इस मामले में इमीडिएटली इंटरफेरेंस करने की जरूरत है। भारत सरकार पीड़ित के परिवार और वहां के जो नेता है उनके साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या कुछ आगे कर सकती है, क्या किया जा सकता है? मैम अनम्यूट कर दीजिएगा। जी जी, सबसे पहले हमें ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि 2009-10 तक कम से कम भी नहीं तो 14-15 हजार भारतीय यमन में रह रहे थे। आज की तारीख में आप वो फिगर उठा के देखेंगे, वो 3,000 से 4,000 ही रह गए। तो इंडियन डायस्पोरा या इंडियन कम्युनिटी जो वहां पे एग्जिस्ट कर सकती थी, जो जैसे हम यहाँ पर एक एक्शन काउंसिल बनाकर लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अवगत कर रहे हैं, हमने क्राउड फंडिंग से पैसे कलेक्ट करे हैं, वो वहां पर वो कम्युनिटी बनाना, वो कम्युनिटी जो निमिषा के बिहाफ पे लड़ पाए, वो नहीं बन पा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन उनका खुद का अंदरूनी सिविल अनरेस्ट है। तो हम यहाँ से कितनी भी बड़ी पाइपलाइन बनाएं, कितनी भी बातें करें, जब तक कि हम उनकी सिचुएशन वैसी चलती रहेगी, हमारे बीच में तालम तेल नहीं बन पाएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जरूरी ये है कि हम धीरे धीरे बातें करें, ब्लड मनी के लिए बातें आगे बढ़ाएं। रिव्यू वगैरह बहुत बाद की बातें हैं, जब वहां की कम्युनिटी उसमें एंगेज होने लग जाएगी, समझने लग जाएगी कि एक औरत के साथ बहुत ही गलत हुआ है, तब कहीं जाकर हमें वो सल्यूशन मिलेगा। ठीक है तपुष्पाल जी, देखिए हम इस मुहिम को उठा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए यमन में गृह युद्ध का माहौल बना है, भारी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे में है, जिससे भारत सरकार का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अब अचानक से निमिषा को बचाने की फरियाद मनवा लेना क्या आसान है? बहुत मुश्किल है। जिस तरह से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, किस तरह से मुमकिन है? देखिए, डायरेक्ट चैनल जैसे अधिवक्ता जी ने बताया है, डायरेक्ट चैनल बनाने में बहुत परेशानियां आती है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है और स्टेबल जो हमारी कम्युनिटी है वो बनने में दिक्कत आती है। लेकिन इसमें विदेश मंत्रालय इंटरफेयर करके डायरेक्टली उनके साथ नेगोशिएट कर सकती है, और वो काम है। मैंने जो देखा है कि विदेश मंत्रालय यमन सरकार और पीड़िता के परिवार दोनों के ही संपर्क में है, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। 14 जुलाई को इसकी सुनवाई भी तय है, और जिसमें सरकार राजनीतिक हस्तक्षेप और निर्देश ये देने की मांग कर रही है। ब्लड मनी इज वन ऑफ द ऑप्शन, और मानवीयता भी ऑप्शन है। एक है जो कि इसमें टिपिकल प्रॉब्लम है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है और जो राष्ट्रपति है, उन्होंने सजा को मंजूरी दे दी है, तो एक थोड़ा सा मामला क्रिटिकल हो जाता है। देखिए, हत्या का थोड़ा सा मैं बैकअप दे, मतलब इस घटना के बाद से जुड़ी हुई चीजें बता दूं कि जुलाई 2017 में पासपोर्ट वापस पाने के लिए मेहंदी को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और आरोप यह है कि शवों के टुकड़े करके उसको वाटर टैंक में डाला गया था। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम ये सामने आ रहा है, और इसमें कहाँ तक वहाँ की सरकार उसको एक्सेप्ट करती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, यूएई में भी एक महिला को फांसी दी गई थी, नर्स थी शायद, नहीं आया थी, वो घरों में काम करती थी, तो उसको भी भारत सरकार ने बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट वहाँ के जो गवर्नमेंट के रूल्स है उससे वो बाइंड थी, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सका था। लेकिन यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको किस तरीके से बचाया जा सके। एक मेरा सजेशन है, मैं खुद यूएई में था, कुछ गल्फ कंट्रीज में था, फिर मैं अफ्रीका में भी था जी। तो देखिए, जब आप विदेशों में जाते हैं और वहाँ पे आपको थोड़े से बेनिफिट्स दिखते हैं और उसमें आप जंप इन कर जाते हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस आप हमेशा याद रखिए उन्हीं लोगों के साथ करिए जिनको आप पूरी तरीके से जानते हैं, और क्योंकि लाइफ रिस्क होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये बात ठीक है कि यहाँ से काफी लेबर्स जा रहे हैं और काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, उनके लिए विदेश मंत्रालय हमेशा ये बताती है कि अलग नीतियां बनाइए, उनको अलग से
संरक्षण दीजिए और सारी चीजें करिए, वो विदेश मंत्रालय कर रहे हैं। लेकिन लोग अपने आप को छोड़ के और सब कुछ पैसे के लिए वहां के उसमें जो कोलैबोरेशन में उतर जाते हैं, वो बहुत ही बड़ा डेंजरस है। देखिए, यहाँ पे इनके पति भी वापस आ गए थे और इनके बच्चे भी वापस आ गए थे, तो आपको परिवार के साथ वापस आ जाना चाहिए था और यहाँ पे नए सिरे से आप स्टार्ट करते। 4,600 लोगों को निकाला गया था, उस समय भी ये नहीं आ पाए थे क्योंकि इनका जुड़ाव और जो इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इतने मेहनत के बाद वो क्लिनिक खोली थी वहां पे, वो एक कनेक्ट हो जाता है कि चाहे कोई भी डेंजर हो मैं यहीं रहूंगी। तो इस तरीके के चीजों में आपको देखिए थोड़ा सा 2014 में वो इसी के साथ जिनकी हत्या हुई है, तलाक, उनके साथ ये केरला आए थे। तो थोड़ा सा मेरा सजेशन भी है, मैं बाहर घूमा भी हुआ हूँ, मुझे मालूम है किस तरीके के नियम कानून में लोग फंस जाते हैं और बहुत बुरी स्थिति होती है कभी कभी। तो मेरा ये कहना है कि जब आप यहाँ से जाए तो पूरे तरीके से लॉ एंड रेगुलेशन को मानते हुए जाए, क्योंकि भारत की पूरी गाइडलाइंस होती हैं, नीतियाँ होती हैं, वो पंपलेट दिए जाते हैं। अगर आप ऑफिसेस से जा रहे हैं तो वो दिए जाते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अगर एज अ लेबर और उससे जा रहे हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहें और वो उनसे गाइडेंस लेते रहें। कभी भी आप कहीं फंसे तो इमीडिएटली विदेश मंत्रालय को कहें, वो इंटरनेशनल वकील करेंगे आपके लिए, वहां के वकील करेंगे। तो इस तरीके की सुविधाएं हैं। यूक्रेन में भी देखा है आपने, कितने अच्छे अच्छे तरीके से हमने युद्ध रुकवा के उसके बीच से जो है लोगों को निकलवाया था। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे स्टडी करके, ऐसा नहीं कि थोड़े से बेनिफिट में आप जंप इन कर जाएं और फिर लाइफ रिस्क हो जाए। और फिर देखिए, आपके साथ साथ सिर्फ आप नहीं होते हैं, पूरा देश आपके साथ जुड़ता है उस समय। आपका परिवार के हर एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है और हर एक व्यक्ति को दुख होता है। तो आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन सब चीजों को जब आप डिसीजन ले रहे हैं ठीक तो है। निखिल सावधानी डबास जी, चलें। यही है यमन मेरा। में रहकर मां ने सेव निमिषा के लिए क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाए। तलाल के परिवार से मिलकर दियात यानी ब्लड मनी के 8.5 करोड़ ऑफर भी किए, लेकिन यह बातचीत नेगोशिएशन में शामिल वकील के कारण अटकती रही। ब्लड मनी लेकर भी परिवार निमिषा को बचाएगा या नहीं बचाएगा, इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई। अगर तलाल महदी का परिवार पैसे लेकर निमिषा को छोड़ने को कहे तो यह हो सकता है, और अगर परिवार नहीं माना तो निमिषा को सिर्फ भारत सरकार की कोशिश से मौत से रहम मिल सकती है। इस मामले में क्या कुछ जटिलताएं आपको नजर आती है, जबकि भारतीय पक्षकार हूती विद्रोहियों के साथ कोई औपचारिक संपर्क नहीं है, और मानवीयता के आधार पर कैसे देखती हैं इसे? देखिए, इस तरह के मुद्दों में जब बात कोर्ट तक जाती है और परिवार इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि ब्लड मनी लेके आप मामला सेटल कर लीजिए, और साथ में राजनीतिक अनिश्चितता का भी माहौल वहां पर है, तो हम इसको दो तरीके से देखेंगे। तो एक तो हम अपनी सरकार से आग्रह करें कि निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए सरकार इसमें डायरेक्ट इनिशिएट करे, सरकार पर आग्रह करे, दबाव बनाए, जैसी भी परिस्थिति में हमारी सरकार है अपना भूमिका अदा करे जी। और राजनीतिक अनिश्चितता के चलते यदि भूतपूर्व में कोई लिया गया निर्णय सक्रिय तौर पर लागू किया जा सकता है जी, तो उसे बदला भी जा सकता है। मेरी बातों को समझिए कि कोई निर्णय जिसका फैसला हो गया है कि भाई इसको फांसी दी जाएगी 16 तारीख को, अगर इस निर्णय पर काम किया जा सकता है तो इसको बदलने पर भी काम किया जा सकता है, राजनीतिक अनिश्चितता के चलते हुए भी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है पॉलिटिकल लेवल पर भी। तो सरकारें इसमें आए, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, शरिया कानून महिला विरोधी कानून है, महिला दमनकारी नीतियों पर काम करता है। या भारत में भी देख सकते हैं कई बार जब मुस्लिम मुद्दे उठते हैं तो किस तरह का व्यवहार होता है। वो अलग बात है कि हम अपने देश को संविधान से चलाना प्रेफर करते हैं, और हमारे संविधान ने बहुत बड़ी भूमिका मानव अधिकारों को सख्ती से समाज पे लागू करने में निभाई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का रिस्पेक्ट तो यमन में भी होना चाहिए, और एक बार इस केस को दोबारा से रिव्यू करने के मेरे ख्याल से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए यमन की, और भारत सरकार को यमन सरकार पर एक दबाव बनाना चाहिए अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है।
प्रिया स्नेही जी, देखिए, अगर मैं दोनों जगह के कानून की बात करूं, भारत में मौत की सजा सिर्फ फांसी देने का तरीका है और भारत में फांसी के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कोई दुर्लभ से दुर्लभतम का मामला हो, लेकिन यमन में दोषी को जमीन या गलीचे या कंबल पर लेटाकर उसके बाद जल्लाद जो है एक ऑटोमेटेड राइफल से लेटे हुए गुनहगार की पीठ पर तड़ातड़ गोलियां मारता है। जल्लाद इतनी गोलियां मारता है कि दिल के चिथड़े उड़ जाते हैं। क्या आप नहीं मानती कि यमन में फांसी देने के तरीके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। और जब आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे, आपको एक्चुअली समझ आएगा कि जो निमिषा प्रिया के साथ हो रहा है, उसे ये भी कहा जा सकता है कि वो एक विक्टिम ऑफ वॉर है। विक्टिम ऑफ वॉर कैसे? क्योंकि उनकी अंदरूनी सिचुएशन सिविल अनरेस्ट वाली है। तो उस वजह से जो उसकी सिचुएशन में डिसीजन आ सकता था, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि विद्रोहियों से घिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे, जब सना ट्रायल कोर्ट का पहली बार जजमेंट आया था, उस टाइम पर हमें आज की तारीख में ये भी नहीं पता कि कौन से एविडेंस उन्होंने देखे, कौन से एविडेंस उन्होंने इग्नोर कर दिए। उसके बाद जब अपील में गए, तब भी उन्होंने बाहर की उसको कहते हैं एट द आउटसेट, उन्होंने एकदम अपील देखते ही उसे खारिज करी है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ग्राउंड भी नहीं कंसिडर करे हैं और ये सब उनकी सिविल अनरेस्ट के चलते हुए हो रहा है। तो एक ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का तो वायलेशन है ही, साथ में वो एक सफरिंग कैपेसिटी में भी आ गई हैं, क्योंकि वो विक्टिम ऑफ वॉर कहला सकती हैं अब आज की सिचुएशन में, जहां पे प्रेसिडेंट भी सुनने को तैयार नहीं है कि क्यों उनकी मृत्यु दंड को एक बार वापस देखा जाना चाहिए, क्यों उसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर करोड़ सिंह जी, देखिए, हम बार बार ये अपील तो कर रहे हैं कि सरकार इस बात को सुने। वो नर्स जो अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए यमन गई, वहां कई अस्पतालों में काम किया, उसे बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मेहदी के रिलेटिव उनको माफ कर दे। और निमिषा के रिलेटिव ने $10 लाख जिस तरह से ब्लड मनी की पेशकश की, जिसको मेहदी के परिवार को दिया जाना, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब इस रकम को लेने के एवज में मेहदी परिवार निमिषा को माफ कर दे। अब क्या है आगे का रास्ता? परिवार को ही माफी देने के लिए आखिर किस तरह से राजी किया जा सकता है? देखिए, जैसा सुप्रिया ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, वो एक वार विक्टिम है, वहाँ पे जो अनरेस्ट है उसकी विक्टिम है। वो तो काम करने के लिए गई थी, मानवीय सेवा थी। नर्स का काम होता है, वो सबसे बड़ी सेवा होता है। तो उस काम में करते करते किस तरह से इस तरह के सर्कमस्टांसेस में वो धकेल दी गई, एक तो सबसे बड़ा यही इसमें ही रिव्यू करने की बात है। क्योंकि जो नर्स का काम आपको मालूम है सबसे ज्यादा मानवीय वर्क होता है, और उसको इस तरीके से इस तरह की परिस्थितियों में धकेल देना, तो वहाँ की परिस्थितियां हैं। तो उन परिस्थितियों में वहाँ के कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जैसा सुप्रिया ने कहा कि वो पूरे एविडेंस उन्होंने एनालाइज नहीं किए हैं। तो इस केस को रीओपन करने की जरूरत है, और रीओपन कौन करेगा? वो भारत सरकार। राजनीतिक स्तर पे दबाव बनेगी तभी होगा, प्रशासनिक स्तर पे नहीं होगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम प्रयास करें, क्योंकि किसी भी देश के कानून हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून से कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं हो सकते, उसके विरोधी नहीं हो सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से अगर संगत नहीं है वहाँ के कानून, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दबाव बनाना चाहिए। तीसरी बात आपने ब्लड मनी की कही। देखिए, ब्लड मनी के लिए वो माने या नहीं माने, ये तो उन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो मानवीय संगठन है, मानवतावादी, वो उनको कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता है, उसमें मानवीय संगठन भी ज्यादा अफेक्टिव उस समाज में नहीं हो सकते। जो स्थिर समाज हो राजनीतिक दृष्टि से, वहाँ इस तरह के संगठन हो सकते हैं। तो इस तरह के संगठन तो वहाँ ज्यादा नहीं होंगे इफेक्टिव। तो अब क्या किस तरह से बचाया जाए? तो सबसे अच्छा तरीका है वो भारत सरकार को
अपने राजनीतिक लेवल पे बातचीत करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट है, ये दो रास्ते और बचते हैं, तो इसके थ्रू प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी वहाँ अस्थिरता है, तो कोई सरकार की कोई अच्छी स्थिति नहीं है यमन में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकार भी कितनी मजबूत होगी, किस तरह से मानने को तैयार होगी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि भारत सरकार सरकारी स्तर पे कोई प्रयास करेंगे, इंस्टीड ऑफ जस्ट ब्लड मनी और कुछ पैसा देके उससे निपट जाएं। मुझे लगता नहीं कि वो स्थिति यहाँ काम करेगी। केवल मानवीय आधार पे और राजनीतिक दबाव पे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ही निमिषा को बचाया जा सकता है। और पूरे केस को री एग्जामिन करेंगे तो निश्चित रूप से बचने के खूब ग्राउंड उसमें होंगे, क्योंकि वहाँ के कोर्ट हैं वो इतने मॉडर्नाइज्ड नहीं हैं। वो जिस तरह का वहाँ का समाज है और जिस तरह के वहाँ के कम्युनिटी के लॉ हैं, उनके उन लॉ को हम मानेंगे तो वो ज्यादा मानवीय नहीं है। तो अगर री एग्जामिन करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा निमिषा को और निमिषा बच जाएगी। जी ठीक है, हम मानवीयता की बार बार बात ये कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल निखिल डबाजी आपसे रहेगा, क्योंकि ये इलाका ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है और भारत सरकार के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, और जब निमिषा प्रिया के पास शायद कानूनन ज्यादा रास्ते ना बचे हों, लेकिन इंसानियत और कूटनीति पर क्या अब भी आखिरी उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए? देखिए, शरिया कानून से महिला समाज को स्वयं की रक्षा, उत्थान और उद्धार की उम्मीद तो रखनी ही नहीं चाहिए। और ये मैं बिल्कुल क्लियर भारत में भी कह रही हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर इस तरह की बातें सुनी जाती हैं तो वहां पर भी मानवीय अधिकारों को या महिला अधिकारों को शरिया कानून में कोई स्थान नहीं है। महिला उनके लिए एक ऐसा पालतू जानवर या एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपने प्लेजर, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनके कानून को अहमियत देते हुए हम न्याय की बात करें तो ये बिल्कुल बकवास बात है। बावजूद उसके यदि भारत सरकार ताकत में है और वह यमन पे कोई दबाव बना सकती है तो एक बार इस केस को रिव्यू करने का कोशिश किया जा सकता है जी। और देखा जाए तो मानवीय आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के आधार पर एक कुछ प्रतिशत हम उम्मीद लगा सकते हैं कि निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, एक मेरा सवाल रहेगा प्रिया जी आपसे रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनसे भी इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ब्लड मनी जैसी व्यवस्था का जिक्र सिर्फ इस्लामिक कानून तक सीमित नहीं, आयरलैंड की जिस तरह से लॉ प्रणाली की बात करें, शरीर की कीमत और सम्मान की कीमत जैसी व्यवस्थाएं थी, जहां अपराध की गंभीरता और पीड़ित की सामाजिक स्थिति के आधार पर मुआवजा तय होता था। और निमिषा प्रिया अकेली भारतीय नहीं है जो ब्लड मनी के आधार पर राहत की उम्मीद कर रही। 2019 में तमिलनाडु के अर्जुनन अथिमुथु की मौत की सजा को कुवैत में उम्र कैद में बदला गया, जब उनके परिवार ने 20 लाख रुपए बतौर ब्लड मनी अदा किया। एक और उदाहरण 2006 का भी है, जब अब्दुल रहीम को सऊदी अरब में एक हत्या के आरोप में मौत की सजा हुई और परिवार ने 34 करोड़ की ब्लड मनी को देकर अदालत से माफी दिलवा दी। निमिषा प्रिया के जीवन मरण का जो फैसला है वो मुआवजे के जरिए सुलझता नजर क्या लगता है आ रहा है? वक्त बहुत कम बचा है। मुझसे सवाल है, प्रिया जी के पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद बीजेपी। जी 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 सर, अगर हम ब्लड मनी के थ्रू ये मामला सेटल कर पाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि लॉ का कोई बेसिस नहीं है। जो शरिया लॉ है उसका कोई बेसिस नहीं है, ये बहुत बेतुका लॉ है। तो अगर हम ब्लड मनी के थ्रू कैसे ना कैसे वो चैनलाइज कर कर हम ये सेटल कर पाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है आज की तारीख में। ठीक है, तपोषपाल जी रखिए अपनी प्रतिक्रिया। देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से हमने यमन में
अफगानिस्तान में और सूडान में, और ये तीनों ही ऐसे थे। अफगानिस्तान में, यमन में हूती थे, अफगानिस्तान में तालिबान थे, और सूडान में तो आपको मालूम ही है किस तरीके से रिफ्ट चल रहे हैं दोनों के बीच में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम वी आर एक्सपीरियंस इन दिस, तो हम इसमें ओवरकम कर सकते हैं। और ये जब इस तरीके के हूती और इस तरीके के लोग होते हैं, ये डिक्टेटरशिप पे काम करते हैं, तो ये दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर एग्जिस्टिंग लॉ। उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो उस व्यक्ति जो वहां पे इस समय बैठा हुआ है। तो अगर हम वहां तक पहुंच सके, उनसे बात कर सके, ऐसा नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन पहुंचना वो एक टिपिकल टास्क है। तो अगर हम वहां तक पहुंच सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं, डायरेक्ट नेगोशिएशन पे ये इसमें काम होगा। इसमें मानव अधिकार, भाई शरिया लॉ क्या है, मानव अधिकार पे तो बात ही नहीं करता है वो। मानव अधिकार और ये सारी चीजें, शरिया जहां पे आ गई हो वो तो सब कुछ साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो बात भी सही है वो। अब डायरेक्ट इंटरवेंशन पे हम काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बचा के लेके ठीक है। तपोषपाल जी, दिव्या स्नेही जी, निकी डबास जी और डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो केरल से 14 साल पहले रोजगार के लिए यमन गई निमिषा, जो फांसी के फंदे के करीब तक पहुंच गई। निमिषा प्रिया, जो भारत में केरल राज्य के कोची जिले की रहने वाली है। उसकी मां प्रेमा कुमार कोची में मेड का काम करती थी। उसकी आज गुहार है कि मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। एक मां की बेटी, भारत की बेटी, भारत सरकार से आखिरी कोशिश की उम्मीद लगाए बैठी है। और यह मामला सिर्फ एक इंसान की जिंदगी का नहीं, बल्कि इंसाफ, मानवीयता और भारत की कूटनीतिक भूमिका का बन चुका है। एएनबी न्यूज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से यह अपील करता है, इस फांसी को टालने के लिए डिप्लोमैटिक एफर्ट्स लगाए जाएं। और जब यमन के कानून में क्षमा की गुंजाइश होती है, तो मृतक के परिजन से भी हम अपील करेंगे कि फांसी की सजा से राहत दिलाई जाए। बहरहाल इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।